हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग फिर वापस आ गए हैं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा। और आज हम लोगों का होने जा रहा है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 19 तक एनसीईआरटी। और हम लोग पार्ट बाय पार्ट एनसीईआरटी क्लास 12 का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और हम लोग जैसा कि बुक निकाल चुके हैं और बुक आ गया है। अब इसी बुक के अकॉर्डिंग में अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना है और सॉल्व भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सभी बच्चे पढ़ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, सभी बच्चे कॉपी निकाल लेंगे और बनाना क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बनाना मतलब नॉट फॉर केला, इट्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। ठीक, इसमें एक पॉइंट P दिया हुआ है और एक पॉइंट Q दिया हुआ है। P का वेक्टर दिया हुआ है I कैप प्लस 2J कैप और माइनस K कैप, ये P वेक्टर है। और Q वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब ये कहा है कि एक बार इन दोनों को, ये P और Q को आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1 के रेशियो में। ठीक है, 2:1 के रेशियो में। आप लोगों ने इंटरनली और एक्सटर्नली में, तो ये क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है। इंटरनली में हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लेके चलेंगे और एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, हम लोग माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली में फॉर्मूला होता है सेक्शन रेशियो का। रेशियो फॉर्मूला जो सेक्शन रेशियो आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 में, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये x का वैल्यू होता था, इसी तरह y और इसी तरह से z का वैल्यू होता है। इंटरनली में हम लोग प्लस लेके चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और एक्सटर्नली में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करिए और जल्दी से बनाना शुरू करिए। तो क्योंकि ये स्टाइलर नया लाया गया है, ठीक, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पुराने स्टाइलर में। तो चलिए जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे। एक बार चेक कर लिया जाए कि कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी लोगों को अपना अपना काम करना जरूरी है। नहीं, कैमरा इज वर्किंग प्रॉपरली। तो हम लोग यहाँ पर इंटरनली पहले निकालते हैं। इंटरनली में हम लोग पहले x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक, जिसमें से ये क्या होगा, ये वाला होगा x1। ठीक, ये क्या कहलाएगा, ये वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा ये होगा x1 y1 और z1, और ये वैल्यू होगा x2 y2 और z2। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर लिया जाए। चलिए x इज इक्वल टू m, ये क्या हो गया m और ये हो गया n। ये 2 जो है वो m है और 1 जो है वो n है। वैल्यू बैठाइए, तो 2 इंटू x2 मतलब -1 प्लस n इंटू 1 इंटू x1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय m प्लस क्या होता है फॉर्मूला, m प्लस n। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पर हम लोग m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1/3। ठीक, x का वैल्यू आ गया। इसी तरह से चलिए y का वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। फिर 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, 1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है। अब यहाँ पर n का वैल्यू है 1 इंटू, देखिए इंटरनली में ये फॉर्मूला में प्लस होगा, एक्सटर्नली में माइनस। ठीक, y1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 और 2 4/3। ठीक, 4/3। इसी तरह से हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं। तो z का वैल्यू निकाल लिया जाए। चलिए z का वैल्यू भी निकाल लिया जाए। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो वही चीज फिर 2 इंटू z2 का वैल्यू यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 इंटू 1 इंटू z1 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3 नहीं 2
ये हो गया 2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक, तो इंटरनली का जो वैल्यू आया, इंटरनली का वैल्यू क्या आ रहा है? इंटरनली का वैल्यू जो आया है वो क्या आया है? इंटरनली का -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप और प्लस 1/3 के कैप। ठीक, तो हम लोग चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3 कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस के कैप। ठीक, तो यहां पर हम लोग 1/3 कॉमन लेंगे तो -1 कैप माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। ये जो वैल्यू आया ये इंटरनली का है। ठीक, अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग को इसी के हिसाब से एक्सटर्नली में देखना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक, चलिए एक्सटर्नली बनाकर देखा जाए। ये तो हो गया इंटरनली का। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है? देखो ये चीज, ये जैसे दिया हुआ है कि यहां पर पॉइंट P और Q है, ये हो गया 2:1 इंटरनली। अब एक्सटर्नली का मतलब है कि ये P और Q है, ये पॉइंट एक बाहर आ गया यहां पर, ये हो गया 2 और ये 1 एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो होगा बाहर होगा और इसमें हम लोग लगाएंगे माइनस और इंटरनली में लगाएंगे प्लस, सेक्शन फॉर्मूला में ही। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो क्लास 10 का है उसी में हम लोग प्लस और एक्सटर्नली में माइनस लगाएंगे। चलिए अब हम लोग देखा जाए इंटरनली में, तो इंटरनली में सॉल्व कर लिया जाए। चलिए इंटरनली में भी सॉल्व करते हैं, सेम चीज को अब हम लोग इंटरनली में सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो जल्दी से। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वेक्टर अलजेब्रा के वेरी इजी क्वेश्चंस। यहां पर क्या था? 1 का आई कैप 2 कैप माइनस जे कैप। ठीक, ये हो गया x2 y2 और z2। ठीक, और ये हो गया था x1 y1 z1। अब एक्सटर्नली में हम लोग को सॉल्व करना है, ये है एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली में सॉल्व कर लिया जाए। तो m एक्सटर्नली में हम लोग को क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू m इंटू x2। अब क्या होगा? प्लस नहीं, अब क्या होना है? माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। m का वैल्यू सेम 2 इंटू x2 का वैल्यू -1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 माइनस 1 बाय 1। ये हो गया -1/3। ठीक, इसी तरह से चलिए y का वैल्यू निकालते हैं। तो y इंटू y नहीं, क्या होगा? m इंटू y2। ठीक, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो m का वैल्यू 2 इंटू y2 1 माइनस 1 इंटू y1 का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ठीक, क्लियर है ना? कोई डाउट? m का वैल्यू 2 इंटू y2 1 माइनस 1 इंटू y1 2। तो ये हो गया 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। z का वैल्यू क्या आ रहा है? z का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक, तो 2 इंटू z2 का वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 इंटू z1 का वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो 2 प्लस 1 बाय 1 इज इक्वल टू 3 बाय 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो एक्सटर्नली का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? एक्सटर्नली का जो वैल्यू आया ये आया -1/3, मतलब -i/3। ठीक, -i कैप बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1/3 आई कैप, y है ही नहीं, प्लस 0 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये जो वैल्यू आया ये एक्सटर्नली का आया। ठीक है, हम लोग x, y और z का वैल्यू निकाल दिए। x का वैल्यू -1/3, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 3। तो i -1/3 आई कैप, y का वैल्यू 0 मतलब 0 j कैप और z का वैल्यू 3 आया तो 3 k कैप। तो इसको नोट कर लीजिए और ये याद रखिएगा कि इंटरनली का मतलब प्लस होगा, हम लोग रेशियो फॉर्मूला में लगाएंगे, और एक्सटर्नली में हम लोग माइनस लगाएंगे। तो जल्दी से नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
चलिए हो गया सभी बच्चों का, सभी बच्चे बना लिए हैं एक्सटर्नली इंटरनली। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक मिस्टेक मिल गया, चलो 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 मिस्टेक मिल गया, नहीं तो अभी यही रिकॉर्ड हो जाता। यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 और -1, -3 होगा, -2 -1 ना, -3/1 = -3 आ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, -3i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक। अभी ये गलत हो जाता, तो -3i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 3k कैप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, यहाँ पर मिस्टेक था हम लोग का, सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी आ गया है और बहुत इजी वाला क्वेश्चन दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन को देख लें, हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन को रखे हैं अपने देखने के लिए। तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P का मिड दिया हुआ है 2 3 4, P का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2 3 4 और Q का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4 1 और -2, 4 1 और -2, ठीक। आपको कहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर का फॉर्मूला क्या है, x = x2 प्लस x1, x1 प्लस x2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, x = x1 प्लस x2/2, ठीक। क्या करेंगे, 2 + 4/2 = 6/2 = 3i कैप, क्योंकि हमको x निकालना है। y का निकालेंगे तो क्या आएगा, y1 + y2/2, ठीक। मिड पॉइंट फॉर्मूला एकदम इजी वाला। तो ये हो गया 3 + 1/2, 4/2 = 2 j कैप। z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, z1 + z2/2, z1 कितना है 4 -2 है, 4 + -2/2, तो ये हो गया 4 - 2/2 = 2/2 = 1, तो 1 i j एंड k कैप, ठीक। तो इसका मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट कितना आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आया 3i कैप प्लस 2j कैप एंड k कैप, ठीक। ये आया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये आया पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट कहा था, जिसका ज्वाइनिंग पॉइंट्स P और Q है। तो हम इसका इजीली मिड पॉइंट निकाल देंगे और मिड पॉइंट लगाने के बाद जो x का वैल्यू आएगा i कैप, y वाले के साथ j कैप और z वाले के साथ k कैप लिख देंगे। चलिए इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 सभी बच्चे नोट करेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 देखते हैं क्या है, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए इसको इरेज कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, आप लोग अपने बुक में पढ़ेंगे, हम अपने छोटे वाले बुक में पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी ऑफ द वेक्टर्स दिया हुआ है आर रिस्पेक्टिवली द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल बना लो आप, कोई भी ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ट्राइंगल बना लिए, यहां पर मान लो ए दिया हुआ है 3i कैप, ए बी सी दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स ए बी सी, ठीक। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप -4j कैप एंड -4k कैप, ठीक। ये ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, ठीक। ये बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर क्या दिया है, i कैप -3j कैप -5k कैप, ठीक। ये आपको ए बी सी वेक्टर्स दिया है, ठीक। i कैप, j कैप एंड 5 -5k कैप।
ठीक, तो इसको आप अब क्या करना क्या है इसमें देखेंगे, इसको आप थोड़ा सा छोटा करके यहां पर लिख लो, ये इसका ए वेक्टर्स का, ये ए वेक्टर का वैल्यू, ठीक है, ये चलो ट्रायंगल हो गया, ये ए बी सी वेक्टर्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ए का 3i-4, 3i-4 ठीक, बी का दिया हुआ है 2-1 जे सही है, और उसके बाद चलो ठीक है तीनों सही। अब ये प्रूव करना है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि जो एक सबसे बड़ा वाला साइड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करने के लिए उसका जो सबसे बड़े वाले साइड का लेंथ होगा वो उसका स्क्वायर, समझ लो क्या बोल रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल यदि प्रूव करना है तो सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर हम लोग करेंगे, लेंथ का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि h² = b² + b², ये प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं हम लोग, मान लो ए बी का पोजीशन वेक्टर ए बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यही ना करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालना है तो फाइनल बी है और इनिशियल ए है तो बी माइनस ए करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट स्टेप में कर दिया जाए। बी का वैल्यू क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए कैप, ए कैप का वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4 के कैप, चलो माइनस कर दिया जाए। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो i कैप ये हो जाएगा माइनस +4 और ये हो जाएगा +3j कैप, ठीक है, और k और माइनस प्लस, ये हो गया +5k कैप। अब इसका तुम मैग्नीट्यूड भी निकालते चलो, इसका मैग्नीट्यूड भी साथ ही साथ निकालते चलो, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1 + 9 + 25, ठीक, √ ये हो गया √35, ठीक। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया √35, ठीक, ये निकल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। अब इसी तरह से पोजीशन वेक्टर सब हम लोग बी सी का निकालेंगे। तो चलिए बी सी का निकाला जाए, इसको नोट कर दें, इसको इरेज कर दें, अब हम इसको इरेज कर दें। इसी तरह से चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, तो आप लोग भी स्पेस थोड़ा सा कम है, इसी तरह से इरेज करेंगे तभी बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी। तो बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी वेक्टर को हमको माइनस करना पड़ेगा बी वेक्टर से, ठीक, बी सी का मतलब फाइनल सी है। तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 के कैप माइनस बी वेक्टर, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -i कैप माइनस ये प्लस हो गया और ये हो गया -2j कैप माइनस और ये -6k कैप हो गया, ठीक। चलिए इसका अब हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड भी निकालते चलते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर, ये √ करेंगे तो ये आएगा 1 + 4 + 36 √ = 41 ठीक, ये जो वैल्यू आया √41, ठीक। चलिए अब ऐसे निकाला जाए, इसको निकाला जाए ऐसे। अब चलिए इसको इरेज कर दें, क्लियर। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को निकालना है एसी वेक्टर, क्योंकि ये निकल चुका 2 वेक्टर। अब हम लोगों को एसी वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। हम लोग एसी लिखो या तो आप सीए लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर करना पड़ेगा। एसी लिखेंगे तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सीए लिखेंगे तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक। ये इनिशियल ये फाइनल, इसमें ये इनिशियल और ये फाइनल। बाद वाला क्या होता है, फाइनल होता है, पहले वाला इनिशियल होता है, ठीक। चलिए इसको माइनस करते हैं, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 के कैप माइनस हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। चलो माइनस किया जाए तो ये हो गया 1 और -3 -2i कैप, ये हो गया -2i कैप -3 और माइनस ये हो गया प्लस, तो प्लस j कैप और ये हो गया
के कैप, ठीक। ये आएगा। अब इसका हम लोग चलो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो ये आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 + 1 + √1 मतलब √6। तो ये वैल्यू आ गया √6, ठीक। इतना हो गया है, सभी बच्चों का इतना हो गया। तीनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को देखो करना क्या है, क्योंकि ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोगों को प्रूव करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू है, सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है BC का स्क्वायर, बाकी दोनों सम के स्क्वायर के इक्वल दिखा देंगे। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर देखेंगे इक्वल आता है कि नहीं। तो √41 स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू √35 स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, ठीक। √6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6। तो 41 इज इक्वल टू 41 मतलब यस ABC इज अ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब इसमें ये यदि मान लो पूछ ले कि राइट एंगल एक्चुअल में है कहां पर, तो ये आप देख रहे हो कि ये वाला जो सबसे बड़ा है एक्चुअल में ये ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ये होगा B, ये होगा C और यहां होगा ये, क्योंकि सबसे बड़ा वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये सबसे बड़ा था, ठीक, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यहां पर AC क्या आया है, AC इज इक्वल टू √6 और AB का वैल्यू आया है √35। तो ये ट्रायंगल जो है ऐसा बनेगा, ठीक। तो आप फिगर कैसे भी बना लो, पहले क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर निकालोगे AB का, फिर पोजीशन वेक्टर BC का, फिर पोजीशन वेक्टर CA का। अब तीनों का उसके बाद क्या करेंगे हम लोग की मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, जो जिसका सबसे बड़ा जो साइड आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल दिखा देंगे, सम ऑफ द स्क्वायर के इक्वल दिखा देंगे, जो कि हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। और ये h जो होगा इसमें क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, ठीक। और ये दोनों क्या होगा, बाकी अदर 2 साइड्स, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 और बच्चे इसको सभी बच्चे नोट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए 17 नंबर हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको जब हम लोग इंट्रोडक्शन हम पढ़ा रहे थे, उसमें इंट्रोडक्शन आप यदि देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहां पर एक ट्राइंगल बनाया है ऐसे, ये दिया हुआ A, ये है B, फिर यहां से ऐसे गया है, ये हो गया C, और यहां से एक लाइन ले गया है इस यहां पर, ये AC, ठीक, ये AC। अब इसमें आपको स्टेटमेंट्स दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले वाले में AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक करना क्या पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ वेक्टर। ट्राइंगल लॉ वेक्टर हम जो बताए थे स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में, उसमें आप ध्यान देंगे कि हम ये बोले थे कि रिजल्टेंट वेक्टर वही होगा, रिजल्टेंट वेक्टर वही होगा जो पहले वेक्टर के टेल से निकले और दूसरे वेक्टर के हेड पे जाके मिले। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान सुनिए फिर क्या बोल रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर वही होता है जो पहले वेक्टर के टेल से निकले और दूसरे वेक्टर के हेड पे आके मिल जाए, ठीक। मतलब यहां ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब ये है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। क्लियर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, ठीक। क्लियर है, एकदम क्लियर। चलिए अब यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
चलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सर, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो है ये आपको करेक्ट है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? ये मच्छर वही बैठा रहेगा ना तो काम नहीं करता है स्क्रीन। चलो इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा आपको, इसको भी थोड़ा सा नीचे करेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए हो गया। अब देखो यहां पर यदि ऐसे लिखा गया है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ए वेक्टर। ए सी इज इक्वल टू हम लोग माइनस सी ए लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू माइनस सी ए। अब इस माइनस सी ए को यहां ले आओ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। ए सी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी को उल्टा करेंगे तो माइनस सी ए। अब इस माइनस सी ए को ले आओ तो क्या आएगा, प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ठीक। यही ना था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर यही था। अब इसमें हम लोग ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ए लिख सकते हैं, और इस माइनस सी ए को इधर ले आएंगे तो प्लस सी ए, मतलब ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। ये ट्रू स्टेटमेंट है, पहला वाला क्या है, ट्रू है। चलिए पहला क्लियर हो गया। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लिया जाए, दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लिया जाए। थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम ले लो, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स में आएगा तो समय एकदम नहीं लेना है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ही तो ऐसे ही समझ में आ रहा ट्रू है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी, इस ए सी को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। चलिए सेकंड वाला भी ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट चेक किया जाए, सी वाला। सी स्टेटमेंट क्या दिया है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट यही दिया है ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? ए बी वेक्टर, अच्छा बी और सी वाला सेम ऑप्शन है क्या, आप चेक करो तो, थोड़ा बुक में चेक करो, बुक में चेक करो तो सेम ऑप्शन दे दिया है, माइनस ए सी नहीं सी है। ऑप्शन थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज कर रहा है, ये यहां ए सी नहीं सी ए होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है बुक में, ये यहां सी ए है, ठीक है, ऐसे करके। थर्ड ऑप्शन जो है ये है, थर्ड ऑप्शन जो होगा ये है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ऐसे चेक कर लेंगे। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर, ठीक। ये माइनस इधर गया तो क्या हुआ, प्लस हो गया, माइनस इधर गया तो प्लस होगा ना, ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। लेकिन हम क्या बोले कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, मतलब हम इसके हिसाब से यदि देखेंगे ए सी इज इक्वल टू सी ए को क्या लिखा जा सकता है, माइनस ए सी लिखा जा सकता है, मतलब ये फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में प्लस सी ए आ रहा है और थर्ड स्टेटमेंट में हम लोग को माइनस सी ए आना चाहिए, तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। डी वाला ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। चलो डी भी चेक कर ही देते हैं हम, ठीक। सी समझिए क्यों, ए बी प्लस बी सी माइनस यहाँ सी ए होगा, ये माइनस सी ए इधर गया प्लस सी ए का मतलब माइनस ए सी, लेकिन होता ट्राइंगल ऑफ में प्लस ए सी, तो ये सी ऑप्शन इज फॉल्स, ठीक। चलिए डी ऑप्शन भी चेक कर ही दिया जाए, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह जाए कि डी ऑप्शन भी हो सकता है नॉट ट्रू हो। तो डी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक। एक्चुअल में ट्राइंगल लॉ वेक्टर के हिसाब से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए सी वेक्टर होता है, ये ट्राइंगल लॉ वेक्टर है, ठीक। ट्राइंगल क्या है ये, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे।
BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सी भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल जैसे कि AC को हम लोग माइनस सी लिखे हैं, उसी तरह से BC को क्या लिखा जा सकता है, माइनस सी भी वेक्टर लिख सकते हैं। BC को माइनस सी भी वेक्टर लिख दिए। AC को क्या लिखा जा सकता है, माइनस CA वेक्टर लिख सकते हैं। AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर और प्लस ये माइनस इधर आया तो प्लस CA वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू 0। मतलब यही चीज ये दिया है, ट्रू है, ये भी ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, मतलब सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन जो है, मतलब ये हो गया फॉल्स और फोर्थ वाला भी ट्रू है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स दिया हुआ है। ठीक, तो इसको नोट करेंगे और ट्राइंगल और वेक्टर का प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। सभी बच्चे नोट करते हुए इस प्रॉपर्टीज को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बीच में कैमरे के रिकॉर्डिंग को बहुत जरूरी होता है चेक करना, नहीं तो सारा मेहनत जो है पानी में बह जाएगा। सो आई विल हैव टू चेक माय कैमरा, द कैमरा इज वर्किंग और नॉट, कैमरा इज प्रॉपरली वर्किंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, A and B आर कॉलिनियर वेक्टर्स। A दिया है एंड B दिया है आर कॉलिनियर वेक्टर्स। थोड़ा प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस हैं इसीलिए टाइम्स लग रहे हैं। कॉलिनियर वेक्टर्स दिया है, ठीक, कॉलिनियर वेक्टर्स कहा है। अब कहा है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ, B वेक्टर इज इक्वल टू एक स्केलर A वेक्टर। यहां पर ये लैम्डा जो है एक स्केलर है, एक स्केलर है, ठीक, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि किसी भी कॉलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी एक वेक्टर को किसी एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप दिया, ठीक, या मान लो 3k कैप। B वेक्टर इज इक्वल टू हम मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका माइनस j कैप प्लस 3k कैप, तो ये आ जाएगा क्योंकि 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप, तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रोपोर्शनल ही है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, कॉलिनियर के लिए प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। सेकंड ऑप्शन हम लोग बी देखते हैं। बी क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी ट्रू है। ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या है, प्लस बी वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक। और ए वेक्टर इज इक्वल टू यदि माइनस बी वेक्टर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इधर चल रहा है और बी जो है वो इधर चल रहा है, ठीक, समझ गए आप। प्लस माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन, प्लस मतलब सेम डायरेक्शन और माइनस मतलब उल्टा डायरेक्शन। ये यदि इधर जा रहा है तो माइनस बी किधर आएगा, माइनस बी मतलब इधर आएगा, ठीक। इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, सेम डायरेक्शन। कॉलिनियर वेक्टर्स का मतलब ही होता है सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। प्लस का मतलब सेम डायरेक्शन और माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम लोग पैरेलल कहते थे, पैरेलल कहते थे, और माइनस वाले को हम लोग एंटी पैरेलल कहते थे, जो कि एक कॉलिनियर वेक्टर का पहचान है, ठीक है। कॉलिनियर वेक्टर का क्या है, पहचान है। तो पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो, दोनों कॉलिनियर वेक्टर्स होता है। तो ए और बी जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट निकल चुका है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सी और डी। सी और डी ऑप्शन को हम लोग चेक कर लिया जाए। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शन। लिखा है ए एंड बी वेक्टर्स आर नॉट प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन से भी हमको कोई ऐसा विशेषली लेना देना है कि नहीं प्रोपोर्शन होगा तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि ए वेक्टर दिया हुआ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है मान लो 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, तो भी हो जाएगा ये कॉलिनियर। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम चल रहे हैं, तो ये कॉलिनियर हो जाएगा, डायरेक्शंस सेम है, ठीक, डायरेक्शंस सेम। बोथ वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होना जरूरी है कॉलिनियर वेक्टर का, कि होना जरूरी है,
ठीक, वे में क्या लिखा है, ये कॉलिनियर वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन होना जरूरी है कि तो क्या होना चाहिए कॉलिनियर वेक्टर में, क्या होता है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। कॉलिनियर वेक्टर में सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, ये ध्यान देंगे। कॉलिनियर वेक्टर में सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो सकता है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉलिनियर वेक्टर में सेम डायरेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होगा या नहीं होगा। कॉलिनियर वेक्टर्स में सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड सेम और डिफरेंट हो सकता है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। कॉलिनियर वेक्टर में ये चीज याद रखेंगे कि कॉलिनियर वेक्टर में सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे पैरेलल वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक, और एंटी पैरेलल में एक ऐसे तो एक इधर, ठीक, तो सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड उसका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है कॉलिनियर वेक्टर में। ठीक, क्लियर है ना। तो कॉलिनियर वेक्टर्स में इसमें क्योंकि थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ था कि नॉट प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में नहीं भी है, प्रोपोर्शन में नहीं है मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तभी ये यस, मतलब ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब आपको यहां पर चेक करना है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि बोथ द वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। तो ये ध्यान देंगे कि यही स्टेटमेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, यही स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब फॉल्स है, क्यों, अभी आपको हम बताए हैं, इसका ऑप्शन डी जो होगा इसका ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जो है सेम भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। कॉलिनियर वेक्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहां पर लिखा था सिर्फ सेम डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता था, और मैग्नीट्यूड तो मान लो सेम या डिफरेंट भी हो सकता था। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आप लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 10.2 जो है हम लोगों का कंप्लीटेड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.3 और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो तब तक ये क्वेश्चंस को आप कॉपी पे बना लीजिए और नोट करके आप प्रैक्टिस करिए।